तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं गति का द्वितीय नियम। इससे पहले हमने गति का प्रथम नियम पढ़ा था, अब पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम। ये क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी गणितीय विवेचना भी है ना, कि गणितीय रूप हम इसका किस तरीके से निकालते हैं, वो भी हमें इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो गति का द्वितीय नियम है वो किसी वस्तु के संवेग मैं बताऊंगा क्या है, अभी सब बताऊंगा। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल मैंने पहले भी पढ़ाया था, फिर से बता दूंगा, कि दिशा में बल के समानुपाती होती है। अब इसको समझते हैं क्या ये। जैसे कि हमने प्रथम नियम में ये पढ़ा कि भाई अगर कोई वस्तु है, अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, अगर वो गति कर रही है तो वो गति ही करेगी, लेकिन जब तक हम उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाएं, ये हमने पढ़ा। अब गति की अवस्था में कोई वस्तु कब आती है, गति की अवस्था में तब आती है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। ठीक हो गया। असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और जो वेग में परिवर्तन होगा तो कौन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इतना तो हमने समझ रखा है ना कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो असंतुलित बल के कारण कर रही है, और असंतुलित बल के कारण कर रही है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इतना में समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जो गति का द्वितीय नियम है, भाई अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि उस वस्तु में बल लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं या तुम भी किसी एक जगह पर बैठे हुए, अगर तुम्हें कोई धक्का मारेगा तभी तो तुम्हारी गति, तुम्हारी जो स्थिति है वो परिवर्तित होगी, है ना, ऐसे तो होगी नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हें धक्का लगाएगा या फोर्स लगाएगा, बात वही है, तो क्या होगा कि तुम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाओगे, ऐसा होगा। तो वही चीज यहां पर है, जब किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई उस पर कुछ ना कुछ बल लगाया गया है। तो बल किस प्रकार से लगाया जाता है वो हम गति के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक चीज समझूं कि अगर कोई ट्रक है, ट्रक क्या है, एक रोड के किनारे पर खड़ा है। ठीक हो गया। रोड क्या कर रहा है, ट्रक क्या है, ट्रक हमारा कहां पर खड़ा है, रोड के किनारे पर खड़ा है। ऐसा है ना, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी टीचर ही हैं, धीरे धीरे समझाएंगे तभी आपको भी समझ में आएगा। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। कोई ट्रक है, ट्रक कहां पर खड़ा है, रोड के किनारे पर खड़ा है। ठीक हो गया। अब हम अगर वहां से गुजर रहे हैं, हमने क्या किया, हम वहां से पैदल पैदल जा रहे थे और हमने ट्रक को नहीं देखा। मान के चलो हमारी स्पीड होगी 5 मीटर प्रति सेकंड की, हल्के हल्के अगर हम दौड़ भी रहे हैं, तो अगर हम ट्रक से टकराएंगे तो ऐसा होगा कि हमें ज्यादा चोट लगे, है ना। अब ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम बहुत तेज से जा रहे हो 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और टकरा रहे हो तो कुछ ना, ऐसा होगा, बिल्कुल लगेगी, चोट लगेगी। लेकिन अगर हम कम स्पीड से जाएंगे तो ट्रक से टकराएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम रोड के बीच में खड़े हों और 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई ट्रक आ रहा हो हमारे पास, तो क्या होगा कि जब वो हमसे टकराएगा तो हमें बहुत ज्यादा चोट लगेगी और मृत्यु का भी कारण बन सकता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है। या अगर हम कहें कि अगर मैं रबड़ की बॉल में किक मारूंगा, ठीक है, रबड़ की बॉल में किक मारूंगा तो वो आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कुछ नहीं होगा। या फिर ऐसे समझो अगर हम रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेलें और वो अगर हमारे लगे तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर हम लेदर की बॉल से जो क्रिकेट खेलते हैं, लेदर की बॉल जो इंटरनेशनल मैचेस में चलती है, अगर हम वो हमारे लगती है तो हमारे बहुत चोट लगती है ना। और क्या एग्जांपल समझ सकते हो, ट्रक वाला मैंने तुम्हें समझा दिया, एक ऐसा समझा दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई कोई भी वस्तु है, दोनों वस्तु पहली बात तो अलग है, एक पत्थर की बॉल है, एक रबड़ की बॉल है। ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान मतलब कि जो उसके अंदर कण होते हैं, जितना वेट उसका होता है, टोटल द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात। अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ इतना कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो बल उस वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो न्यूटन थे उन्होंने कहा कि भाई वेग और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें तो है नहीं, है एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई राशि का नाम दे दिया, उस राशि का नाम उन्होंने क्या दिया, उस राशि का नाम उन्होंने दे दिया संवेग। तो संवेग ऐसी राशि होती है या ऐसी राशि है जिसमें वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को रखा जाता है। कहने का मतलब है
द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कह देते हैं, संवेग कह देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P बराबर m इंटू वी, है ना। और अगर हम इसकी मात्रक निकालें तो इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक हो जाएगा। तो ये न्यूटन ने बाद में प्रदर्शित कर दी थी कि संवेग है वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम कह देते हैं। ठीक हो गया, द्वितीय नियम पूरा समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा गणितीय रूप है, गणितीय रूप हम कैसे निकालते हैं, देखो गणितीय रूप में हम क्या लिखेंगे, यदि कोई माना कोई एक वस्तु है, माना कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, प्रारंभिक वेग, भाई एक चीज समझो, प्रारंभिक वेग बता रहा हूं, एक मिनट, प्रारंभिक वेग हमने ले लिया u। अगर मैं किसी भी वस्तु में या वस्तु के वेग में परिवर्तन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उसके अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हम हटाएंगे, तभी तो वहां पर हमारा क्या आएगा, परिवर्तन आएगा ना। परिवर्तन हमारा तभी आएगा जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हटाएंगे। तो जब गणितीय रूप करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। ठीक हो गया, जिसका अंतिम वेग v है और t समय तक उस पर बल लगाया गया है, t समय तक उस पर बल लगाया गया है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन निकालेंगे पहले। तो यहां से अगर हम P1 संवेग की बात करें, P1 की, तो क्या हो जाएगा mu, सॉरी P2, हाँ ठीक है, P1 mu और P2 क्या हो जाएगा mv। तो यहां से अगर हम निकालें संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन क्या आएगा, P2 माइनस P1, मतलब कि mv माइनस mu। ठीक है, ये तो संवेग में परिवर्तन आ गया। मैं ये ऊपर का रफ कर देता हूं, फिर आगे कर रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये ऊपर का रफ कर लें, ये रफ कर देता हूं, ठीक है। तो जब करेंगे तो mv माइनस mu हो गया, और संवेग में परिवर्तन, अगर हम यहां से संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी mv माइनस mu बटे t, क्योंकि जो दर होती है वो d बटे dt होती है, समय के साथ होती है, तो हमने यहां पर समय के साथ निकाल दी। अब संवेग में परिवर्तन की दर हम यहां से क्या कह देंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर है, कहने का मतलब है कि लगने वाला बल, तो ये क्या हो जाएगा, लगने वाला बल। अब ये कैसे हो जाएगा, देखो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, या करके, है ना, समझो। अगर मैं कहूं कि भाई एक गाड़ी है, एक गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है, अब उस गाड़ी को चलने के लिए, मतलब कि उसकी जो बैटरी है उसको मान के चलो वो 5 मीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड पकड़ेगी तो स्टार्ट हो जाएगी,
समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करें, एक कंडीशन तो हम ये ले सकते हैं कि भाई हमने दो व्यक्ति को खड़ा किया और उस कार में एकदम से धक्का लगाया 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो क्या वो कार हिलेगी? नहीं हिलेगी। समझ में आई? पहली कंडीशन समझ में आई कि भाई एक कार खड़ी हुई है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ के स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दो व्यक्ति को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धक्का लगाने को कहा एकदम से, तो कार नहीं हिली। समझ में आया? दूसरा ये कि भाई हम उस कार में लगातार 5 मीटर सेकंड तक, जब तक वो कार नहीं हो जाती है, बढ़ नहीं जाती, तब तक हम उसमें लगातार धक्का लगाते रहें, तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। समझ में आ रही है बात? कि अगर वो एक ही जगह पर खड़ी हुई है और हमने क्या किया, उसको धक्का लगाया 5 मीटर प्रति सेकंड, जब तक कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ना पकड़ ले, तो हमने क्या किया, उसमें धक्का लगाते रहे 5 मीटर प्रति सेकंड तक, जब तक वो कवर अप नहीं कर पाई। तो वहां से उसके वेग में परिवर्तन हुआ। अब जब वेग में परिवर्तन हुआ तो उसमें उत्पन्न क्या हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। वेग में परिवर्तन हुआ और उस वस्तु का द्रव्यमान था और वेग में परिवर्तन हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, लगने वाले बल के, क्योंकि भाई जितना बल लगाया तभी तो संवेग में परिवर्तन हुआ है वहां पर, इसीलिए यहां पर लगने वाला बल का है। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, आगे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू बटे टी, और यहां पर हम इसको एफ लिख सकते हैं। एम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बटे टी, और एफ बराबर हो जाएगा ये एम, सॉरी ये समानुपाती आएगा बेटा, ठीक है, समानुपाती एम, और ये क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, ये होता है हमारा त्वरण, है ना। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग में परिवर्तन ही त्वरण होता है समय के साथ, तो हमने वही लिख दिया। तो यहां पर हम सीधे क्या लिख सकते हैं, एम ए, और जब इसको समानुपातिक न्यूनतम हटाएंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, जो कि के एम ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक, एक मात्रक तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर क्या, न्यूटन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मात्रक हो जाएगा हमारा, देखो ये तो कांस्टेंट है के, अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो F बराबर हो जाएगा एम ए, के बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो यहां से जब करेंगे तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई गति के द्वितीय नियम की? अच्छे से आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे क्या करूं, मैं दोबारा से तुमको समझाने के लिए नई वीडियो लेके आ सकूं, जहां पर कोई दिक्कत हो तो। अगली वीडियो में करेंगे गति का तृतीय नियम। मिलते हैं अगली वीडियो में।